नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। उत्तर प्रदेश में वोट से ज्यादा चर्चा पिछले 30 घंटे में नोटों ने बटोर ली है। नोट जिनके खुशबू नहीं होती, उन्हीं नोटों में राजनीतिक खुशबू उत्तर प्रदेश में खोजी जा रही है। नोट भी कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि इतने नोट जिन्हें गिनने के लिए 10-10 नोट काउंटिंग मशीनें लगानी पड़ी, जिन्हें एक घर से ले जाने के लिए कंटेनर लाना पड़ा। इतने नोट भरे इन कंटेनरों में कि सरकारी अधिकारियों को स्टील के 21 बक्से लाने पड़े। अब उन्हीं 150 करोड़ रुपए के नोटों का रिश्ता उत्तर प्रदेश में खोजा जा रहा है। नगद के तौर पे जितने ट्रांजैक्शंस किए गए उसी का नतीजा था कि इतनी बड़ी तादाद में ये नकदी सामने आई है। जिस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 45,000 रुपए साल के, उस राज्य में एक घर के भीतर से प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 34,000 गुना ज्यादा पैसा निकलता है। मेज पर, जमीन पर, सोफे पर चारों तरफ नोट की गड्डियों की इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को देखकर लोग कहने लगे, भाई इतना तो हमारे घर से रद्दी नहीं निकलती जितना इस घर के कमरे से नोट निकल रहा है। ये नोट कहां से आया? ये नोट उत्तर प्रदेश में किसका? नोटों की खदान कमरे के भीतर उत्तर प्रदेश में कहां से खुद गई? इन सारे सवालों से भी बड़ा सवाल यह बन गया, क्या उत्तर प्रदेश में एक शहर के, एक घर के, एक कमरे के भीतर मिले इन नोटों के जखीरे का कोई रिश्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए समाजवादी इत्र यानी समाजवादी परफ्यूम से है? इस सवाल की वजह उठी उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्वीट से, जिसमें लिखा गया कि यही है सपा का असली रंग। समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई। करोड़ों करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है। ट्वीट में बीजेपी के लिखा गया, सपा मतलब भ्रष्टाचार, ये नई नहीं वही सपा है। और यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में नीचे नोटों के सैकड़ों बंडल के साथ बैठे कुछ लोग दिखते हैं। सच क्या है तो कानपुर का ये वीडियो दिखता है। ये कानपुर में पीयूष जैन नाम के कारोबारी का घर है, जहां घर के बाहर बहुत सारे पुलिसकर्मी दिखते हैं। कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर में दाखिल होते अधिकारी नजर आते हैं और फिर दिखती है पीयूष जैन के घर के भीतर की ये नोट कहानी। आंखें चौंधिया जाएं इतने नोट, आंखें फटी की फटी रह जाएं इतने नोट। कानपुर के तमाम बैंकों के भीतर रखे नोट से भी ज्यादा नोट, दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा नोट। और अब एक एक करके देखिए कानपुर के इस नोट कमरे की कहानी को। सबसे पहले देखिए नोट की मशीन, यहाँ एक है, ये दूसरी, तीसरी यहाँ सामने लगी है और चौथी यहाँ कोने में। यानी 4 लोग तो 4 मशीन लगाकर ही नोट गिन रहे हैं। 3 लोग यहाँ जमीन पर बैठकर अलग अलग जगह से नोट गिनने और गिनकर इकट्ठा करने में लगी है। अब इस कमरे के भीतर देखिए नोट कहाँ कहाँ रखा है। पहले सामने यहाँ 12 मंजिला नोटों का महल दिखता है। 12 से ज्यादा भी हो सकता है, हम 12 ही गिन पाए। 12 फ्लोर के इस नोट महल के अलावा इसी मशीन के बगल मेज पर नोटों का ढेर है। सामने 3 लोग बैठे, उनके बीच में नोटों की गड्डियां रखी। बाईं तरफ 2 जगह पर नोटों का अलग ढेर लगा है। सामने कोने में पीले रंग के पैकेट दिखते हैं। क्या नोट इसी में थे? इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। पहले कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर के भीतर से निकले नोट को चारों तरफ से देख लीजिए और सोचिए, जिस उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य दोनों गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, वहां एक घर के भीतर से सैकड़ों करोड़ रुपए नोट के रूप में मिलते हैं।
नोट लीला के बाद अब कहानी समझना शुरू करते। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की अहमदाबाद यूनिट ने कानपुर में 3 जगह छापेमारी की। पहली, पान मसाला बनाने वाली एक कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी, माल लाने ले जाने वाली गणपति रोड कैरियर्स। तीसरी छापेमारी कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर हुई, जो मसाला बनाने वाली कंपनियों को परफ्यूमरी कंपाउंड बेचते हैं। दावा है कि सबसे ज्यादा 150 करोड़ की ऐतिहासिक रिकवरी पीयूष जैन के घर से ही हुई। इसे अधिकारी खुद बताते हैं। 150 करोड़ के लगभग अनुमान है कि वो कैश होगा। अभी गिनती जारी है, लेकिन आपने सही कहा कि सीबीआईसी के हिस्ट्री में इतनी बड़ी कैश रिकवरी कभी नहीं हुई। इनकम टैक्स के केसेस में तो होती है। तो अब हम इस पे आगे जांच करेंगे, और क्योंकि उन्होंने टैक्स पे कर दिया, इसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने ये गलत काम किया और उल्लंघन किया जो रूल्स हैं, जो लॉ है। तो इस पे आगे कार्यवाही होगी और इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाएगा। कुछ कैश तो ट्रांसपोर्टर के यहाँ पाया गया और कुछ कैश जो मैन्युफैक्चरर है उनके यहाँ पाया गया। इतना पैसा निकला है कानपुर में कारोबारी के घर से कि पहले उसे गिनने के लिए नोट काउंट करने वाली 4 मशीन लगी, फिर मशीन कम पड़ने लगी, नोट गिनने वाली और मशीन लगानी पड़ी। दावा है कि 10 से ज्यादा मशीनें लगी और ये भी दावा कि नोट यूं शेल्फ में बांधकर रखे थे। अब इन अलमारियों को भी देख लीजिए। महीने की 31 या महीने की शुरुआती तारीख में सैलरी क्रेडिटेड के मैसेज को देखकर जो खुश होते हैं और फिर किश्तों के भुगतान के अलर्ट मैसेज में जिस आम जनता की खुशियां खप जाती हैं, वो ईमानदारी से तो टैक्स भरता है, लेकिन टैक्स चोरी करने वाले यूं लिफाफे में पैसों की अलमारी खड़ी कर देते हैं, जो चुनावी राज्य में एक दिन अचानक सामने आती है। छापा मारने वाली जीएसटी इंटेलिजेंस और आयकर अधिकारियों को समझ आ गया था कि नोट नहीं, यहाँ नोट का समुद्र निकलने वाला है। इसलिए पहले देखिए, यहाँ पर घर के अंदर से नोट ले जाने के लिए स्टील के बड़े बड़े बक्से लाकर रखे गए। फिल्मों में सुना होगा पेटी के बारे में, ऐसी 16 पेटियां यहाँ रखी दिखी। फिर जब छापेमारी 30 घंटे से ज्यादा वक्त तक चलने के बाद खत्म हुई, तो पैसा ले जाने के लिए छोटी मोटी गाड़ी नहीं, कानपुर में पीयूष जैन के घर के बाहर कंटेनर को बुलाकर लगाना पड़ा और फिर पुलिस वाले उन्हीं बक्सों में पैसा भरकर कंटेनर में लाकर रखना शुरू करते हैं, जो हमने आपको पहले दिखाया। पीयूष जैन से भी पूछताछ की गई है और इसके साथ ही साथ कई तरह के कनेक्शन भी इसके साथ में सामने आ रहे हैं। सिर्फ इत्र कारोबारी ही नहीं, बल्कि दूसरे और कारोबारियों पर भी छापा पड़ा है, जहां पे पान मसाला का उद्योग कर रहे एक कारोबारी और इसके अलावा कानपुर में अन्य जगहों पर भी इसको लेकर के कार्रवाई की गई है। माना जा रहा है कि ई वे बिल जिस तरीके के बनाए जाते हैं, उसमें धांधली करके कहीं ना कहीं नगद के तौर पर जितने ट्रांजैक्शंस किए गए, उसी का नतीजा था कि इतनी बड़ी तादाद में ये नकदी सामने आई है। अब कहानी आती है नोट के राजनीतिक रिश्ते की। पहला सवाल, क्या इस नोट का किसी पार्टी से संबंध है? क्या नोटों के इस काले खजाने का समाजवादी पार्टी के परफ्यूम वाले कैंपेन से रिश्ता है, या फिर 150 करोड़ की रकम के पीछे विशुद्ध राजनीति है और कुछ नहीं? इन सवालों के पीछे वजह है बीजेपी का आरोप, जो समाजवादी पार्टी को इन नोटों के साथ जोड़कर लगाया जा रहा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां भ्रष्टाचारियों का हाथ और गुंडों का साथ है। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति इन्होंने जुटाने का काम किया था, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया था। आज जब चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ये अपनी तिजोरियां खोल रहे हैं। ये थैली शाह अपने भ्रष्टाचार के पैसे के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी के मुताबिक कानपुर में इत्र के कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिले करोड़ों रुपए के अंबार का रिश्ता नवंबर के महीने में लॉन्च किए गए समाजवादी इत्र से है, जब अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी की नफरत को 22 खुशबुओं वाला समाजवादी इत्र दूर करेगा। जो महकते हुए जाएंगे, उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। अब बीजेपी आरोप लगाती है कि समाजवादी इत्र लॉन्च कराने वाले कानपुर के वही कारोबारी पीयूष जैन हैं, जिनके घर से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को 150 करोड़ रुपए मिले,
जबकि समाजवादी पार्टी की दलील कि पीयूष जैन से समाजवादी इत्र का कोई रिश्ता नहीं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को समाजवादी इत्र कोरियर करते हुए लिखते हैं कि कानपुर में पड़े छापे से सपा का लेना देना नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन दावा करते हैं कि समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग के पीछे वो हैं, न कि कोई पीयूष जैन। इस तस्वीर में और वीडियो दोनों में देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन हैं, जो कन्नौज के ही रहने वाले हैं। ये खुद समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग के दौरान अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे, लेकिन पुष्पराज जैन कहते हैं कि इनका नोटों के जखीरे वाले पीयूष जैन से कोई रिश्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 2014 के बाद से 52.95% बढ़ी है। उनके घरों पे क्या छापा मारे जाएंगे? इस देश के सारे संस्थानों को जो एक उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी को अरबों का चंदा देता है, उसको बेचा गया है। इस पर सवाल कब खड़े होंगे? तो इन सब विषयों से और उत्तर प्रदेश का जनमानस अब जान चुका है कि अगर उसको एक कोई विकासात्मक और सुरक्षित माहौल और सरकार व्यवस्था कोई दे पाएगा तो अखिलेश यादव जी दे पाएंगे। इसी से पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई। कुल मिलाकर नोट है, नोट के घर है, नोट का महल है और नोट पर भरपूर राजनीति। नोट एक दूसरे का बताने की होड़ है। राजनीति न होकर दस्तक ये जरूरी है कि आखिर नोट से रिश्ता किसका है। दिल्ली से मुनीश पांडे, लखनऊ से सत्य मिश्रा के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक। यूपी के नोटों के बाद अब दस्तक वोट की कहानी की। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होंगे या टलेंगे? प्रश्न इसलिए क्योंकि कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव टालने वाला अनुरोध और वाली अनुरोध की बात सामने आई, लेकिन मजाल है कि एक भी राजनीतिक दल ने इस पर कान भी दे दिया हो। एक दल आम कहे तो दूसरा उसे इमली हर हाल में बताता है। लेकिन जब चुनाव टालने का निवेदन इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी एक सुर में मिले सुर मेरा तुम्हारा मिलाकर कहने लगे, इतना भी खतरनाक कोरोना नहीं है, चुनाव होने चाहिए। कोरोना बाजारों में फैल सकता है, इसलिए राज्यों ने बाजारों के लिए नियम बना दिए। कोरोना रात में फैल सकता है, इसीलिए राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी कर दिए। कोरोना शादी के बारातियों में फैल सकता है, इसीलिए 200 लोगों वाली बंदिश का नियम भी आ गया। लेकिन क्या कोरोना फैलने से चुनावी रैलियां मुक्त हैं? क्या कोरोना की तीसरी लहर को नेताओं के भाषण, मंच पर बिना मास्क नेताओं के सिंहासन और सामने हजारों की भीड़ में जुटने वाले हुजूम से डर नहीं लगता? पहले जरा चुनावी मोड में चल रहे सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन से जनता को बचाने वाले निर्देश और उनके मुकाबले चुनावी छूट सुनिए। कहा गया कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। अब लेकिन दिन में रैली में चाहे हजारों लोग आए जाएं, उससे हर दल अपनी ताकत बताकर प्रचारित करेगा। बाजार में मास्क नहीं तो सामान नहीं का निर्देश भी प्रशासन ने दिया। लेकिन चुनावी रैली, सभा, रोड शो में चाहे बिना मास्क नेता चले चाहे कार्यकर्ता, किसी को कोई फिक्र नहीं। तभी तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में अनुरोध करते हुए लिखा कि चुनाव आयुक्त से न्यायालय का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली, सभाएं आदि जिसमें भीड़ एकत्रित हो उस पर तत्काल रोक लगाएं। चुनावी पार्टियों को आदेशित करें कि वो अपना प्रचार प्रसार रैली और सभा में भीड़ जुटाकर ना करें, बल्कि दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी 1-2 माह के लिए टाल दें, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेंगी और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। लेकिन जीवन के अधिकार की जब बात इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई तो धुर विरोधी दल भी आपस में मिल गए। जनता के जीवन के अधिकार से बड़ा शायद खुद का चुनावी विजय का अधिकार समझते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो चुनाव लड़ा जाए हमारा, गाने लगे। कोर्ट ने क्या कहा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमें प्रिवेंशन की जरूरत है, पैनिक की जरूरत नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है? ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ नहीं है।
लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। जनता ये भी चाहती है कि ये जो योगी की सरकार है वो जाए, पर जनता की सुरक्षा हो, ये भी हम चाहेंगे, और संविधान और लोकतंत्र की भी सुरक्षा होनी चाहिए। क्या वाकई राजनेताओं को लगता है कि चुनाव ही सबसे जरूरी है? जबकि हकीकत तो ये भी है कि इसी साल चुनावों के बीच 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के दौरान पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस 420%, असम में 532%, तमिलनाडु में 159%, केरल में 103% और पुडुचेरी में 165% बढ़ गए थे। तो फिर 5 राज्यों के चुनाव को लेकर क्या फैसला होगा? उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड के बाद हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ भी हम सब समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी उचित निर्णय किया जाएगा कमीशन में बैठकर वो हम लोग करेंगे। कमीशन बिल इसको पूरी तरह से मॉनिटर करेगा। 28 दिसंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 13 सदस्य लखनऊ पहुंचेंगे। 29 को तमाम बैठक करेंगे। 30 को चुनाव आयोग की मीडिया ब्रीफिंग होगी। तो क्या 30 दिसंबर ही वो तारीख हो सकती है जब तय होगा कि चुनाव होंगे, या कोरोना इस बार भी चुनावी रैलियों और भाषणों से डरा हुआ मान लिया जाएगा? दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। एक रिसर्च कहती है कि भड़काने वाले बयान चुनाव जीतने की 3 गुना गारंटी देते हैं, लेकिन ऐसे बयान समाज को बांटने की 100 गुना ज्यादा खतरनाक गारंटी होते हैं। बावजूद इसके भड़काऊ बयान देना हमारे देश में आसान है, इतना आसान कि भड़काऊ बयान देने वाले नेता कभी सजा भी नहीं पाते। क्या इस बार भी उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक यही होने वाला है? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? इस्लामिक भारत अपने जीते जी तो बनने नहीं दूंगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त 2 सभाओं के वीडियो जबरदस्त वायरल हैं। पहला वीडियो ओवैसी की सभा का है तो दूसरा हरिद्वार में हुई धर्म संसद का। दोनों सभाओं में कही गई बातें देश को नागवार गुजर रही है। धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मुख्यमंत्री पद का सपना दिखाने वाले ओवैसी का बयान सुनिए, जिसमें उन पर सारी हदें तोड़ने का इल्जाम लग रहा है। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। ओवैसी का ये बयान वायरल होते ही बीजेपी भड़क गई। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये बयान ट्वीट करते हुए लिखा, किसे धमका रहे हो मियां? याद रखना, जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई न कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बनकर खड़ा हो जाएगा। संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी पर तंज कसते हुए आगे लिखा, सुनो, हम न डरे थे मुगलों से न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। भाजपा के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ओवैसी के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है, भोलेनाथ ने दिखा दी है अपनी। कोई भी गलती की तो गिद्धों का भरपूर इलाज होगा इस बार। वीडियो वायरल होने पर ओवैसी ने ट्वीट कर अपनी सफाई दी। उन्होंने लिखा कि हरिद्वार में दिए गए भाषण से ध्यान भटकाने के लिए मेरे कानपुर में दिए गए भाषण का 1 मिनट का क्लिप वायरल किया गया है। ओवैसी ने 2 मिनट 15 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैंने अपने भाषण के दौरान न ही हिंसा के लिए उकसाया और न ही धमकी दी। मैंने अपने भाषण में पुलिस अत्याचारों की बात की है। मेरे वीडियो को काटकर दिखाया गया है। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। ओवैसी ने सफाई तो दे दी, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बयान दिया वो किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। लेकिन ओवैसी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। उनका विवादित इतिहास ही उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन इस मामले में सिर्फ नेताओं की भूमिका संदिग्ध नहीं होती, प्रशासन भी भड़काऊ बयानों पर तुरंत कार्रवाई न करके ऐसे लोगों को कहीं न कहीं शह देता दिखता है।
जिस हरिद्वार की धर्म संसद में एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए, वहां हाल ही में हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले स्वामी प्रबोधानंद गिरी, साध्वी अन्नपूर्णा और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस धर्म संसद का आयोजन यति नरसिंहानंद गिरी ने किया, जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। यही नहीं, जिनके खिलाफ केस दर्ज भी हुआ है। हमारे देश में कोरोना के मामले बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आज कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 नए मामले मिले और इसके साथ ही महाराष्ट्र 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीजों वाला हमारे देश का पहला राज्य बन गया। अब महाराष्ट्र में कुल 108 ओमिक्रॉन के मरीज हो गए हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आज रात से ही महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बाद तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू। राज्य के किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। शादी अगर होती है और वो इंडोर शादी होती है तो 100 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे। आउटडोर शादी होती है तो 250 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते, इसकी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 500 रुपए जुर्माना लगेगा। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। कार्यक्रम के नियम तोड़ने वाले आयोजकों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, उन्हें देना पड़ सकता है। पिछले 24 घंटों में 1410 नए मामले कोरोना के महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। 12 लोगों की कोरोना से महाराष्ट्र में मौत हुई है और ये मौत सरकार की चिंता को काफी बढ़ा रही है। महाराष्ट्र एक बार फिर से तीसरी लहर की तरफ बढ़ने लगा है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या नाइट कर्फ्यू लगा देने से कोरोना और ओमिक्रॉन के संक्रमण रुक सकते हैं? क्या सरकारों की यही तैयारी है कोरोना से निपटने की? देश में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो रहे हैं? क्या भारत भर के अस्पतालों से वही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं जिन्हें दोबारा कोई भी नहीं देखना चाहता? भारत ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दौर फिर से लौटाया है। ओमिक्रॉन के फैलने से दिल्ली सरकारों ने जनता को बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ना शुरू कर दिया है। कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर चुके हैं। तीनों ही राज्यों में शनिवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। राजस्थान में दूसरी लहर के बाद से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। केस कम होने के बाद यहाँ सख्ती थोड़ी कम की गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रशासन फिर से अलर्ट हो गया है। वहीं गुजरात सरकार ने राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। पाबंदी वाले शहरों में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ शामिल है। इन सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। राज्य सरकारों के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर नाइट कर्फ्यू को लेकर बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जब अधिकतर लोग घरों के अंदर होते हैं, उस वक्त नाइट कर्फ्यू से कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? लोगों के ऐसे सवालों के बीच नाइट कर्फ्यू का मजाक उड़ाया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू को लेकर तमाम मीम वायरल हैं। कोई नाइट कर्फ्यू को कील लगाकर समंदर का पानी रोकने की कोशिश बता रहा है, तो वहीं कुछ लोग नाइट कर्फ्यू की तुलना इस गेट से कर रहे हैं जो रास्ते में अकेला खड़ा है। कुल मिलाकर सबकी यही राय है कि नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होता। कोरोना रोकने में प्रशासन का ये कदम ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर नाइट कर्फ्यू लगाया ही क्यों जाता है? इस बारे में हमने रिसर्च की तो पाया कि इसके पीछे तर्क ये है कि जितनी भीड़ बाजार में इकट्ठी हो जाती है, उतना ही कोरोना बढ़ने की संभावना होती है। लोगों की लापरवाही की वजह से गाइडलाइन का पालन नहीं होता, इसीलिए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाया जाता है, जिससे लोग अपने घर में रहते हैं और संक्रमण का चांस काफी कम हो जाता है। क्रिसमस के साथ ही सर्दियों की छुट्टियों में लोगों का घूमना फिरना शुरू हो जाता है। न्यू ईयर में भी लोग रात में ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। ऐसे में जानकारों की दलील है कि इस वक्त ये काफी असरदार साबित हो सकता है। जहाँ तक सरकारों का ये प्रावधान आ रहा है कि वो नाइट कर्फ्यू लगाएं या नाइट में जो एक्टिविटीज है उसको रेस्ट्रिक्ट करें, तो डेफिनेटली इसमें हमको ये फायदा होगा, क्योंकि डे टाइम पे तो ज्यादातर लोग हैं अपने वर्क प्लेसेस पे या जहाँ भी वो जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करते हैं। लेकिन क्योंकि नाइट टाइम होता है, वो पार्टी टाइम होता है, तो लोग बाग ये सब भूल जाते हैं और संभावना हो सकती है कि अगर हम नाइट में ये सब चीजें नहीं
अपने उसमें व्यवहार में ला रहे हैं तो इसके फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए डेफिनेटली अगर ये नाइट कर्फ्यू लगता है तो उसमें ये पार्टियों पे बैन होगा, सोशल गैदरिंग पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगेगा, जिससे हमें डेफिनेटली इस ओमिक्रॉन वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। नाइट कर्फ्यू के पक्ष में एक और बड़ी दलील रात में होने वाले कार्यक्रम होते हैं। आमतौर पर शाम का वक्त ही ऐसा होता है जब लोग किसी शादी पार्टी में शामिल होते हैं या फिर बाहर निकलते हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू का डर घर से बाहर निकलने से रोकने का सबसे कारगर उपाय जानकार मानते हैं। ज्यादा ओमिक्रॉन कम्युनिटी में स्प्रेड करेगा उतना ज्यादा हेल्थ सिस्टम पे बर्डन पड़ेगा और इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट को भी हमें काफी हद तक बंद और उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जिससे कि लाइवलीहुड इफेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए ये इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को सपोर्ट करें ताकि कांग्रीगेशन और स्प्रेड नहीं हो। ये स्प्रेड नहीं होने से अभी तक जो हमारे बच्चे हैं अनप्रोटेक्टेड है विदाउट वैक्सीनेशन, वो प्रोटेक्ट होंगे, एल्डरली पीपल वो प्रोटेक्ट होंगे। शायद यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात में नाइट कर्फ्यू लगाए गए। लेकिन सवाल यह है कि रात से ज्यादा लोग दिन में घूमते हैं, काम के सिलसिले में सफर करते हैं। ऐसे में अकेले नाइट कर्फ्यू से कितने केसों में कमी लाई जा सकती है? क्या इस बात का कोई पुख्ता सबूत है, कोई आंकड़ा है जिससे पता चले कि नाइट कर्फ्यू से इतने केस कम हुए? इस सवाल का जवाब सरकारों के इस कदम पर ही सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस साल मार्च के महीने में जब महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, तब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर साफ साफ कहा था कि स्थानीय प्रशासन जनता पर पाबंदी लगाने से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर जोर दे। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है, तो केंद्र सरकार नाइट कर्फ्यू को कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं मानती। फिर भी देश भर की सरकारें कोरोना बढ़ने पर सबसे पहले ही यही पाबंदी जनता पर लाद देती है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर नाइट कर्फ्यू संक्रमण रोकने का जवाब नहीं है तो और क्या किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिससे बिना पाबंदी लगाए कोरोना को रोका जा सके? देश के मशहूर कैंसर विशेषज्ञ अंशुमन कुमार इस सवाल पर कहते हैं। हंसी आती है ये सुन के कि नाइट कर्फ्यू, अब तो 2 साल हो गए कोरोना को। क्या कोरोना रात में 11 बजे तैयार होता है और सुबह 5 बजे तक घूमता है? मेडिकल के हिसाब से हमें समझ नहीं आता, वायरस है और ये 24 घंटे ह्यूमन डीएनए ढूंढ रहा होता है। और आप ढूंढ रहे नाइट कर्फ्यू, आप ढूंढ रहे वीकेंड कर्फ्यू, आप ढूंढ रहे मॉल। मतलब आश्चर्य है कि मतलब इस तरह से किस वैज्ञानिक आधार पे आप इसको सोचते हैं? और नाइट कर्फ्यू लगा दो, वीकेंड कर्फ्यू लगा दो, मॉल में एंट्री बंद कर दो। भैया अगर करना है तो कोई वैज्ञानिक आधार लो। तो जागरूकता ही वो हथियार है जो गरीबों का धंधा चौपट किए बना ही कोरोना को रोकने की क्षमता रखता है। कोरोना से जुड़े नियमों का सही पालन करना हम सबके हित में है, ताकि सरकारों को नाइट कर्फ्यू जैसा कदम उठाने का मौका ही ना मिले। भोपाल से रवीश कुमार, जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। जिन राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है वहां दिन में लोग बिना मास्क के घूमते हैं और इसीलिए तो नाइट कर्फ्यू पर प्रश्न उठ रहे हैं। कोरोना सिर्फ जागरूकता से रुक सकता है, लेकिन हमारे देश के किसी दूर गांव में छोड़ दीजिए, राजधानी दिल्ली में कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सब्जी ले जाता मजदूर हो, सवारी को उतार कर मेहनत के पैसे जेब में रखता रिक्शे वाला हो, सड़क पर चलता राहगीर हो, दिल्ली के दरियागंज की मंडी और उसके आसपास आप मास्क ढूंढते रह जाओगे। दरियागंज की सब्जी मंडी में कोरोना को लेकर हाल तब है जब दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा गहरा रहा है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 6 जून के बाद सबसे ज्यादा 180 संक्रमित मिले हैं। ये पिछले 5 महीने के बाद संक्रमितों के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं।
इसके बावजूद दिल्ली में कोरोना को लेकर लापरवाही और बेफिक्री चरम पर है। इस वक्त मौजूद है दरियागंज के अंदर, जहां पर आपको जो कोरोना के नियम हैं उनकी सीधे तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी जो नियम है वो फॉलो होते हुए नजर दिल्ली के अंदर जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार भी इस पूरे मामलों को लेकर के काफी चिंता में है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कल रिव्यू मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी, जिसमें ओमिक्रॉन के अगर मामले और कोरोना के मामले जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उसमें होम आइसोलेशन जैसी व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। इसके अलावा टेस्टिंग की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बावजूद राजधानी के बाजारों में बढ़ती भीड़ भाड़ और कोरोना को लेकर बेफिक्री हर किसी को परेशान कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो बाजार में फ्री में माल बिक रहा हो, या फिर सरोजनी मार्केट, या फिर ये बाजार बंद होने वाले हो। कोरोना को लेकर इस लापरवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोजनी नगर में भीड़भाड़ के वीडियो को देखते हुए इलाके के एसएचओ को तलब किया है। कोर्ट ने दिल्ली में इस मशहूर बाजार में इतनी भीड़ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे माहौल में महामारी ही नहीं बल्कि कभी भी भगदड़ भी मच सकती है। एनटीएमसी के बारे में कोर्ट ने कहा कि उसके अधिकारियों को न तो हमारे आदेशों की चिंता है और न ही जनता की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता या सतर्कता है। हाई कोर्ट के सख्त रुख के बावजूद दिल्ली की तस्वीर बदलती नहीं दिख रही। क्रिसमस से पहले दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। ज्यादा भीड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा। कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए जो कतार आप देख रहे हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। भीड़ में एक दूसरे से लोग बिल्कुल चिपक कर खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है यहाँ पे? नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो, टोटल एक पैसे नहीं हो रहा। अरे मास्क तो इसमें चाहिए कि इस तरह का पालन किया जाए। और भाई डिस्टेंसिंग पालन किया जाए, लेकिन पैसे के लोग इतना पागल हैं। वैसे तो दिल्ली में काफ़ी कम है। अब हम केरला से आ रहे हैं तो हमारा वहाँ पे थोड़ा और पालन होता है, तो यहाँ पे नहीं होता है। काफ़ी दिनों से चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पे नहीं पालन हो पा रहा। पालन तो नहीं हो पा रहा, लेकिन अब सिचुएशन भी ऐसी होगी ना, 2-2, 3-3 साल हो गए, कहाँ तक व्यक्ति हो गया घर में रह के। लोगों की लापरवाही और संक्रमण को देखते हुए प्रशासन भी अब सख्ती पर उतर आया है। सरकार ने दिल्ली में रेस्टोरेंट को 50% की क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी थी। बावजूद इसके महरौली में एक रेस्टोरेंट में 600 लोग पार्टी कर रहे थे। इसकी खबर मिलते ही प्रशासन ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कुतुब के एक रेस्टोरेंट पर रेड करके पाया कि जबकि डीडीएमए ने साफ आदेश जारी किए हैं कि सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी को ही भरा जा सकता है, यहाँ रेस्टोरेंट में 600 के आसपास लोग पाए गए थे। पार्टियां हो रही हैं, लोग बाजारों में भीड़ जमा कर रहे हैं और मास्क का जो प्रोटोकॉल है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल है उनको ताक पे रखा जा रहा है। इसके चलते पुलिस और डीडीएमए ने भी ज्यादा सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। चालान किए जा रहे हैं, रेड्स की जा रही है। दिल्ली की तरह देश भर में ओमिक्रॉन के खतरे के खिलाफ सरकारें लोगों को सतर्क कर रही हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा जितने 100 दिन में फैला, ओमिक्रॉन 15 दिन में ही फैल चुका है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज कई बार टेस्ट में भी नहीं पकड़ में आते। इसीलिए सभी सरकारें लोगों को एक बार फिर कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं। दिल्ली से अनीशा माथुर और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकारें कितने भी प्रतिबंध लगा दें, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप और हम खुद सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस न लगाएं, यानी कि खुद पर प्रतिबंध न लगाएं। तभी कोरोना रुक सकता है, तभी कोरोना से हम बच सकते हैं। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।